नमस्कार, मैं हूं अनुपम। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो आपको सावधान करती है। डिजिटल साहूकारों के चंगुल में फंसने से रोकने वाली यह खबर है। चीन से एक ऐसा कारोबार चल रहा है जिसके झांसे में कई हिंदुस्तानी आ चुके हैं। अगले 20 मिनट तक हम आपको इस सबसे बड़ी धोखाधड़ी की एक एक परत की कहानी दिखाएंगे और बताएंगे कि चीन से चलने वाले इस कारोबार में लोग कैसे फंसते हैं। डिजिटल साहूकारों के हजारों शिकार। चीन से चल रहा है पूरा कारोबार। चीन की साजिश का पर्दाफाश। देश के हजारों लोग लोन देकर छल छद्म करने वाले कुछ इंस्टा लोन ऐप्स का शिकार हो चुके हैं। शुरुआती जांच में पता लगा है कि यह गोरख धंधा 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है और इसके तार चीन से जुड़ते नजर आ रहे हैं। अब तक की जांच के मुताबिक लोन बांटने वाले चीनी ऐप के पीछे चीन से जुड़े चेहरे सामने आने लगे हैं। बेंगलुरु, गुरुग्राम, हैदराबाद के कॉल सेंटरों से ही लैबों के एजेंट लोन बांटने के लिंक भेजते हैं। जब लोग फंस जाते हैं तो रिकवरी एजेंट कर्ज लेने वालों को फोन करके धमकाते हैं। शुरुआती जांच में यह भी पता लगा है कि लैम्बो नाम का शख्स चीन में जेनिफर नाम की महिला के लिए काम करता है। लैम्बो नाम के इस शख्स के दाएं बाएं हाथ बने हैं डेनिस और लियान तियान। डेनिस और लियान नाम के ये दोनों दिल्ली में रहते हैं। दोनों मिलकर करीब 20 चाइनीज इंस्टा लोन ऐप का कारोबार देखते हैं। साथ ही दोनों के ऊपर कैश इकट्ठा करके भारत से चीन भेजने की भी जिम्मेदारी है। As per information with us, he was heading the operations in India for the loan apps, basically for the 4 companies which we have been able to find out, and these 4 companies are linked to about 30 apps. So he was the India head for these companies. चीन के ये ठग मोबाइल ऐप्स के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। पहले लोगों को लोन का लिंक भेजा जाता है। लोन लेने के बाद इनके रिकवरी एजेंटों का काम शुरू हो जाता है। इस जोर जबरदस्ती के साथ साथ चीन के ठग हमारे देश के नागरिकों की निजी जानकारी भी चुराने का काम करते हैं। जैसे ही कोई ऐप डाउनलोड करता है, चीन के ठगों का गोरख धंधा चालू हो जाता है। डाउनलोड करने पर ऐप कॉन्टैक्ट, गैलरी सहित फोन की सभी जानकारी मांगता है। लोन लेने के लिए लोग ऐप की शर्तों पर सहमति देकर मंजूरियां दे देते हैं। मंजूरी मिलते ही निजी जानकारियां निकाली जाती हैं। चीन के ठग भारत के लोगों की निजी जानकारी विदेशी सर्वर में रखते हैं। इनमें से ज्यादातर सर्वर की लोकेशन चीन में पाई गई है। चीन में बैठे हैंडलर्स भारत के कॉल सेंटरों को कर्जदार की पूरी जानकारी देते हैं। रिकवरी करने वाले एजेंटों को उगाही पर कमीशन दिया जाता है। ये राज हैदराबाद में गिरफ्तार हो चुके 70 एजेंटों ने खोला है। I mean, the permissions that they sought, these apps, the permissions that they sought basically included almost everything, right from contacts, locations, photographs, videos, etc. And in case of non-payment of the loan amount, this data was available to the call center employees, who in turn would use different methods, as we know now, that public shaming or intimidation or threats, inappropriate messages where women are concerned. चाइनीज ऐप के जरिए फैलाए जा रहे इस मकड़ जाल की जड़ें बहुत गहरी हैं और हर जड़ चीन से जुड़ी है। चाइनीज इंस्टा ऐप के घपले में जांच के मुताबिक लोन देने वाले 70 से ज्यादा ऐसे ऐप्स का पता लगा है जो अवैध तरीके से डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब तक की जांच में 8,000 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन के बारे में पता लगा है, लेकिन बहुत से ट्रांजैक्शन अभी रडार पर नहीं है। शुरुआती जांच में यह भी पता लगा है कि बीजिंग, इंडोनेशिया और सिंगापुर में फर्जी कंपनियां बनाने के लिए चीन के नागरिकों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। इन्हीं कंपनियों के जरिए भारत में मृत्यु लोन का धंधा चलाया जा रहा है।
यानी दूर देश में बैठे डिजिटल साहूकार लोगों की जेब काट रहे हैं और इन पर लगाम लगाने का कोई उपाय अभी नहीं हो पाया है। इंस्टेंट लोन ऐप्स हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कोई कानूनी प्रकरण मौजूद नहीं है। कोई विशिष्ट कानून, कोई विशिष्ट कानूनी प्रावधान इनको गवर्न नहीं करते। हालांकि अगर आप ब्रॉड दृष्टिकोण से देखें तो ये तमाम सारे इंस्टेंट लोन ऐप्स हैं, ये लोग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और लिहाजा इंटरमीडियरीज और बिचौलियाँ हैं भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत। कानून दायित्व करता है कि ये ड्यू डिलिजेंस करें, लेकिन कानून स्वयं ही परिभाषित नहीं करता कि इस तरह के इंस्टेंट लोन वाले ऐप्स के संदर्भ में क्या क्या प्रकार की ड्यू डिलिजेंस की जानी चाहिए। और अब जब इतने सारे मुकदमे सामने आ रहे हैं, तेलंगाना में 50 से ज़्यादा FIR दर्ज हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं इन तमाम सारे मामलों को एक वेकअप के कॉल के तौर पर अगर हम ट्रीट करें तो अच्छा होगा। बहुत जल्दी सरकार को ठोस, कारगर, इफेक्टिव लीगल प्रावधान लाने पड़ेंगे। इंटरनेट पर करीब 300 या उससे ज्यादा ऐसे ऐप्स हैं जो बिना कागजी कार्रवाई के सीधे आपके खाते में लोन की रकम ट्रांसफर कर देते हैं। लोन लेने की प्रक्रिया बहुत आसान है। ये जब मोरेटोरियम एक्सटेंशन ख़त्म हुआ, RBI का जो एक्सटेंशन था, उसके बाद से जब लोगों को प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हुई फाइनेंशियली, तो लोगों ने एक इंस्टेंट सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी। जो इंस्टेंट सोल्यूशन जब हम लोग गूगल प्ले स्टोर पे डालते हैं तो हमें मालूम चलता है यहाँ पे ये ऐप्स हैं जो हमें 2 मिनट से 3 मिनट के अंदर में लोन्स देंगे। बट जैसे ही हमने उनके झांसे में आना है, वहाँ से ही हमने जैसे चालू किया लोन लेने की कोशिश करी, तो हमारे साथ क्या हुआ कि जैसे मैंने अपना कैश रोड से स्टार्ट किया और मैंने जब अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड और उनको जब मैंने ऐप डाउनलोड किया तो उस टाइम पे वो परमिशंस मांगते हैं हमारे ऐप में, गैलरी में, फ़ोन, पूरी डेटा को हैक करने की। मतलब हम लोग एक तरीके से उनको एक्सेप्टेंस दे देते हैं क्योंकि हमें उस टाइम नीड होती है। कानून के जानकार बताते हैं कि जिस तरह ये ऐप्स लोन बांट रहे हैं वो सही तरीका नहीं है। जहाँ तक इसकी लीगैलिटी की बात है तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ 25 से लेकर के 40% तक अगर वो इंटरेस्ट ले रहे हैं तो ऐसा कोई भी लोन देने वाली संस्था लीगल हो ही नहीं सकती, क्योंकि RBI जो रेगुलेट करता है बैंक्स को, NBFCs को, वो किसी भी तरीके से इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसी भी इंस्टीट्यूट को या बैंक को अलाउ नहीं करता है लेंडर को कि इस रेट पे वो दें। लोन देने वाली कंपनियों के लिए और लोन की वसूली के लिए RBI की कुछ गाइडलाइंस हैं। RBI गाइडलाइंस के मुताबिक ही कंपनियां लोन दे सकती हैं। इस हिसाब से RBI के शेड्यूल बैंक लोन दे सकते हैं। उनके साथ साथ NBFC यानी नॉन बैंकिंग सेक्टर की मान्यता प्राप्त फाइनेंसिंग कंपनियां भी लोन दे सकती हैं। लेकिन इंस्टा लोन ऐप के प्रमाणित होने की गारंटी नहीं है। हालांकि कुछ कंपनियां मान्यता लेकर ऐप बनाती हैं, लेकिन सही ऐप की आड़ में फर्जी ऐप भी बनाई जाती है। इन्हीं फर्जी ऐप से लोन बांटा जाता है। लोन चुकाने के लिए कम वक्त दिया जाता है और ब्याज ज्यादा वसूला जाता है। इसके बाद भुगतान में देर होने पर भी रिकवरी के लिए लोगों को धमकाते हैं, जबकि कर्जदार को धमकाना गैर कानूनी है। जो ऐसे ऐप्स हैं वो दरअसल एक्चुअली इलीगल हैं और बहुत सारे ऐप्स जो है RBI द्वारा रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। अब जहाँ तक रेमेडी का सवाल है, तो अगर इस तरह से कोई फंस जाता है और उनके ऊपर वो लोन दे करके उनसे वसूल करते हैं 40% और कभी कभी दो गुना 3 गुना तक लोन का अमाउंट, प्रिंसिपल बढ़ा करके वो मांगते हैं, ऐसे सिचुएशन में ये जो लोग हैं ये तुरंत जा करके अपना FIR रजिस्टर करा सकते हैं साइबर सेल में, जो पुलिस की साइबर सेल है वहाँ पर जा करके, और फिर पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी। चीन के ठग ऐसे ऐप के जरिए लोगों को फंसा रहे हैं, कर्ज के जाल में उलझा रहे हैं। उन पर मानसिक दबाव इतना है कि कुछ तो अपनी जिंदगी तक दांव। अपर मुख्य सचिव रमनीश सहगल इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको ले चलते हैं। बहुत जरूरी है, आपको जैसा बताया वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। वैक्सीनेशन की एक ड्राई रन हो गया है, 11 तारीख को फिर से ड्राई रन होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में बहुत सख्त हैं, उन्होंने बहुत ये निर्देश दिया है, बहुत गंभीर हैं कि
वैक्सीन के ड्राई रन पूरी तरह से उसी प्रक्रिया में किए जाएं जिस प्रकार की वास्तव में जब वैक्सीन लगाने जाएंगे वो